नमस्कार लालू खां जी। नमस्कार जी। बिल्कुल साहब, आप का मूल काम क्या है? जैसे जैसलमेर के हम लोक कलाकार हैं। अच्छा, लोक कलाकार। लोक कलाकार लोक गीतों को गाने वाले, मिट्टी से उपजे हुए गीतों को अच्छा। जो हमारे पूर्वजों ने बनाए, जिसमें एक रूह जगता है। आज भी उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हम हलरिया गाते हैं तो दुनिया खुश होती है। जब हम जवान का गीत गाते हैं, जब हम बाई का गीत गाते हैं, जब हम बुजुर्गों का गीत गाते हैं, जब हम बना बनी के गीत गाते हैं, तो उन गीतों में कसक है, आज भी एक ललक है कि वाकई ये मिट्टी से जुड़े हुए गीत है। लालू खां जी, जो आपने कहा ना कि जो मिट्टी से जुड़े हुए गीत हैं, यह तो कहीं कहीं पर ही सुनने को दिखाई देते हैं। ये विलुप्त क्यों हो रहे हैं? क्या सुनने वालों की कमी है या सुनाने वालों की कमी है? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। सुनने वालों की तो जाहिर कमी है, लेकिन कुछ लोग हैं सुनने वाले, आज भी मेरे पास आते हैं। मेरी जैसलमेर शहर में एक शॉप है जिस पे मैं लुत्फ होते हुए इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ। जैसे कमायचा, शाकिर खान जी को पद्मश्री मिली। मेरे नाना जी को, जैसे लाखा खान को सारंगी पे पद्मश्री मिली। आपके नाना जी का क्या नाम है? श्री चिम्मे खान जी, चिम्मे खान जी, ठीक है। रायमला, जिन्होंने मेरे को ये सारंगी और कमायचा बनाना सिखाया। अच्छा, आप जैसलमेर में, आपने कहा मैं एक दुकान पर ये वाद्य यंत्र बनाता हूँ। जी, मैं अपनी दुकान पे वाद्य यंत्र बनाता हूँ। तो आपकी दुकान जैसलमेर में कहाँ पर है, कौन से स्थान पर है, क्या नाम है उसका? कॉलोनी में कांग्रेस कार्यालय के एन सामने स्वरूप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाम करके मेरी दुकान है। अच्छा। और मैं लुत्फ होते वाद्य यंत्र बनाता हूँ। जैसे अलगोजा लुत्फ हो गया, जैसे खड़ताल अभी चल रही है, सारंगी लुत्फ हो चुकी, कमायचा लुत्फ हो चुका। शाकिर खान जी का परिवार बजाता है, या हमू खान जी बजाते थे, या हकीम खान जी बजाते हैं। लेकिन हमारे मंगनियानों में मैंने 40-40, 50-50 कमायचे बजते हुए एक साथ देखे। 86 के दौर में जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब हमारे को बुलाया गया था सवाई माधोपुर रणथंभौर, जहाँ गणेश जी का जन्म हुआ था। वहाँ पे उसको कहते हैं जोगी महल। वहाँ पे हम 7 दिन रहे। अमिताभ बच्चन जी साथ में थे और कई लोग साथ में थे। 7 दिन हम गाए बजाए हमारे पूर्वजों ने। मैंने भी ढोलक बजाई वहाँ पे। वहाँ पे हमने मांग रखी कि साहब जैसलमेर में हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो आपने जब वहाँ जो रणथंभौर की अभी आपने बात की, तो वहाँ पर हमारे एक नहर मंत्री जी भी थे, भाटी साहब। भाटी साहब गाड़ी चलाया करते थे। राजीव गांधी जी के घनिष्ठ थे। अच्छा। घनिष्ठ श्री नरेंद्र सिंह जी भाटी ओसिया। ओसिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपके फार्म पे भी बहुत रहे हम। उन्होंने, राजेंद्र सिंह जी ने रिकमेंड करके हमारे को 21 आदमी को भेजा था वहाँ पे। मुझे एक बात बताइए, आप जैसे यहाँ के लोक कलाकार हैं, इस तरह लोक कलाकारों में और कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने मंगनियार जो आपने बताया, इसके अलावा कौन कौन आते हैं लोक कलाकारों में? लोक कलाकारों में मेन जाति तो मंगनियार ही है, जो गाने बजाने का काम करती है। मांगलिक बजते हैं, इसलिए हमारे को मंगनियार बोला है। और दूसरी और जातियाँ भी है, जैसे लंगा है, तो वो हमारे बेल्ट से थोड़ा मुख्तलिफ है, जोधपुर साइड है, फलोदी साइड है। नहीं, मैं जैसलमेर की बात कर रहा हूँ। जैसलमेर में लोक कलाकारों में जैसे हमारे किसी समय में जो जोगी संप्रदाय है, वह भी एक पुंगी बजाते थे, कहते थे। तो इस तरह से आप, मुझे जब आपने कहा कि हमने वो दौर देखा है जब एक साथ कमायचे साथ साथ बजते थे, तो उस समय और कौन कौन से लोक कलाकार हुआ करते थे? उस समय अलगोजा बजाने में धना खाजी थे, नड़ बजाया करते थे। तगाराम भील भी था उस टाइम, वो अलगोजा बजा था। आज भी मैं हमारे साथ बजा रहा। कुछ कारीगर मिट्टी बनाने वाले भी थे, मैं नाम शायद भूल गया हूँ। कुछ कारीगर नए नए आए थे उस टाइम, कठपुतली वाले, वो भी जैसलमेर के नहीं थे, नागौर साइड के थे। लेकिन उस टाइम के कलाकार जो खाती, जो सुथार जाति के थे, वो कई चीज़ें अच्छी बनाते, वो भी अपना नाम कर रहे थे। और 86-80 से के दशक में कलाकारों की काम तो बहुत था, लेकिन परखने वाले बहुत कम लोग थे। अच्छा, बहुत कम लोग थे। अब परखने वाले आ गए। अब परखने वाले आए हैं। अच्छा। लेकिन एक दिक्कत और हो गई है, ये जो साउथियन म्यूजिक आ गया, जो ये मिक्सचर म्यूजिक आ गया, इससे ये लोक कला दब रही है। आपने एक मुझे बात की कि अब सुनने समझने वाले कम लोग हैं आपके ये जो लोकगीतों को। जी हाँ। तो उस समय कम कैसे थे, अब ज़्यादा कैसे हो गए? उस समय यह था कि हमारा संगीत जो उत्पत्ति है वो क्षत्रियों से है। अच्छा। क्षत्रियों से, क्षत्रिय वंश जो धरती पे है, उनसे उत्पत्ति। उनके हम राज दरबार में गाया करते थे, उनके शादी ब्याह में गाया करते थे, वो तसल्ली से सुनते थे। आज भी सुन रहे हैं उनमें से 50% लोग। लेकिन नई जनरेशन आजकल ये मोबाइल के चक्कर में
कोई फिल्म आती है वो 2 घंटे चलती है, तीसरे दिन फ्लॉप हो जाती है। आज पुराने गाने सुनो, लता जी के सुनो, मोहम्मद रफ़ी साहब के सुनो, मन्ना डे के सुनो, आज ताज़ा। हमारी मूमल सुन लो, केसरिया बालम सुन लो, बायरिया सुन लो, आज भी ताज़ा है। लेकिन ये जो आपके लोक गीत थे, ये क्या कुछ कहानियों पे थे, संदेश देते थे, या क्या चीज़ थी, थोड़ा इस पे बताइए। बिल्कुल हर गीत का अर्थ है हमारे। जैसे कोई एक गीत थोड़ा सा आप गुनगुना के उसका आप हमारे को अर्थ बताइए। पहला गीत है हमारा, जी। सबसे पहला गीत है जो बच्चा हुआ, जैसे रेवंत जी के पोता हुआ या दोता हुआ, तो हम लोग ढोल लेके आते हैं और उसमें गाते हैं, अरे हिलो रे हालरी ये ना हिलो, उसकी माँ उसको हिला रही है पींगे में, अरे दूध पतासा पिलो रे बनासा, हिलो रे हालरी ये ना हिलो। इससे एनर्जी पास बैठे लोगों को भी मिलती है, वो खुश होते हैं, हाँ इनके घर एक नया मेहमान आया और खुशी के ढोल बज रहे, हालेलुया गाया जा रहा है। जब वो 20 साल का होता तो हम बना बने के गीत गाते हैं, तो उसकी एनर्जी अलग है। फिर बुजुर्गों के लिए मूमल है, करिया है, डोरा है, रायदन है, रिडमल है, ये खाते के गीत हैं। ये एक पुरानी शैली है, एक जांगड़ा शैली, जिसको आज भी सुने तो लोग सुनने वाले हैं, जो समझने वाले, रागों का जो ध्यान करने वाले। इनके परिवार में तो ऐसे थे, पहाड़ सिंह जी मेरे को बोला करते थे, मुझे याद है, ककरी टीपो, इसमें 5-6 रागें होती थी। अच्छा, ककरी टीपो, ककरी टीपो, ये क्या शब्द, इस शब्द का बताइए कुछ हमें। उस टाइम कहते थे ककरी टीपो। ककरी का मतलब क्या था कि 6 रागे, जैसे मारू है, देश है, दानी है, सुअब है, सोरठ है। 6 रागों में से 4 दिशाओं की रागें हैं, एक पाताल की राग है, एक आकाश की राग। अरे वाह, आपने बहुत बढ़िया अच्छी बात बताई है। अब उसमें वो जब हम बजाते थे ना, मेरे दादाजी चिमे खान साहब, मेरे दादाजी बेरसी खान साहब, या लाखा खान साहब, या साकर खान साहब, जो भी हमारे उस्ताद गुरु रहे हैं, तो एक दिशा की तरफ वो लहरा चलता था और वो देश बज रही है। देश का क्या है, सीधा पूर्व की तरफ। जब सुअब बज रही है तो सुअब शाम की तरफ, पश्चिम की तरफ। अच्छा, जब वो नागजी बजा लेते थे तो नागजी कहाँ रहते हैं, जमीन में, जमीन, नागराजा। नागराजा, तो फिर जमीन में जाते थे। फिर जब सोरठ बजाते थे, सोरठ गड्ढा सा उतरी झांझर रे झणका और धुजे कोटोरा कुंगरा जो गाजे गढ़ गिरना सोच ऊंची, तो फिर वो आप 2 फीट आते ऊंचे, फिर 4 फीट, फिर 5 फीट। आपने प्रोल देखी होगी जैसलमेर की, पश्चिम दिशा की, जिसको प्रोल कहते हैं, अमर सागर प्रोल। उस प्रोल में एक चिलम है हुक्के की, जो फेंकी हुई थी उस टाइम से, दरबार की टाइम से, और उसको मंगनियार ने टीप लिया जो बजाता था। तो चारों दिशाओं से सरदारों को घुमाते 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 उस प्रोल के आगे आए और वो लहरा बजना शुरू हुआ। तो अब वो लहरा का मतलब हो वो यहीं पास में घूमे, कहीं आगे नहीं जाए। तो विचार करते करते पहाड़ सिंह जी ने कहा कि प्रोल में कुछ ना कुछ है, एक चिलम तो देखी थी, हमने भी गए तब वो मंगनियार जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, आप सही राग पे और सही जगह पे आए, मैंने ककरी इसी पे टीपी थी। तो इस संगीत से तो बहुत कुछ होता था, लेकिन आज इस संगीत को जानने वाले बहुत कम लोग रह गए। अभी मैं गया था संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, 5 दिन वहाँ पे रहा था। मैंने कमाचा वहाँ पे बनाया, फिर मैंने बजाया, मैंने वहाँ गाया। फिर सिंधु सभा के लोगों ने मुझे बिलासपुर ले जा करके सिंधु सम्मान से नवाजा। बहुत बहुत बढ़िया। मुझे एक बात बताइए, हमारे जो आज के जो संगीतज्ञ है, नई पीढ़ी, मॉडर्न जी हाँ, कलाकार, आर्टिस्ट, उनके लिए आप अपने जो वाद्य यंत्र का जो आपका शौक है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कोई इसमें रुचि रखता है हमारे परंपरागत वाद्य यंत्रों पर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मम्मे खां मेरा स्टूडेंट रहा है। अच्छा, मम्मे खां आपका स्टूडेंट मम्मे है? खां, सनोप राणे खां मेरा स्टूडेंट रहा, और हमारी दोनों की जगह है आमने सामने कलाकार कॉलोनी में। अच्छा, ठीक है। तो सुबह को आता था, मेरे से जो मन पड़ता था मैं सिखाता। अब राणे खां जी तो महान थे, उनके पिताजी, मेरे नाना जी भी महान थे, जो दुनिया में नाम करते थे, लेकिन मम्मा एक सहनशील लड़का था और मेरे पास आता। छुग्गा मेरा स्टूडेंट है, कुटल मेरा स्टूडेंट है, जिन मैंने ये करियर शुरू किया गुनियासी में। अब उनको मैं आज भी कहता हूँ, आप ठीक बॉलीवुड में गए, फिल्मों में गए, सब जगह गए, लेकिन अपने संगीत को मत भूलो, अपने कमाचे को मत भूलो, अपनी खड़ताल को मत भूलो, अपनी ढोल और ढोलक जो मांगलिक चीज़ें उनको मत भूलो, और अपनी रागों को। हमारी रागों में ऐसी बंदिशें हैं कि पढ़े लिखे लोग जिन्होंने 20-20 साल तक तपस्या की, वो कान पकड़ते हैं। और मैंने ऐसा देखा दिल्ली में, कथक के अंदर बिरजू महाराज के यहाँ उनका नाम आ गया, क्या बात है, बिरजू महाराज जी भारत में नहीं विदेशों में जाने जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ काम किया है।
और मैं आज भी नई पीढ़ी को ये कहता हूँ, बेटा आप पढ़ो, आगे बढ़ो, शिक्षित बनो, लेकिन अपने आप को भी मत भूलो कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी रीति रिवाज क्या था, हमारे संगीत वाद्य यंत्र क्या थे और हमारी रागें क्या थी। ये मैं हर आदमी को बताता हूँ। कलाकार साहब, मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने सोलंकी सरदारों के लिए आपने कुछ छंद कहा था या जो भी, हाँ, तो आप सोलंकी जो क्षत्रिय राजपूत सरदार है, क्या आप उनके गायकार हैं? जी, मैं सोलंकियों का गायकार हूँ, सोलंकियों का मंगनियार हूँ। मेरे को लालू थयम डाडी बोलते हैं। जब से जयसिंह जी की पाटन बनी, 4 वंश अग्नि में जब पैदा हुए, उनमें से सोलंकियों के संगीत गाने बजाने का जिम्मा हमारे डाडियों को मिला। और आज नहीं, ये बरसों पुरानी बात है, हजारों वर्ष। और वहाँ से हम चले आ रहे हैं, आज तक बंधे आ रहे हैं। यहाँ पे एक खाप रहती महशोत करके, 16 शाख है सोलंकियों की। उनमें से महशोतों के 12, 14, 20 गाँव हैं। उनके साथ हम बंधे आ रहे हैं, वो आज हमारे को सम्मान करते हैं। जिला प्रमुख प्रताप सिंह जी सोलंकी मेरे धनी, उन्होंने मेरे को गोखरू डाले 1.5 तोलों के। मेरे को घोड़ा जगमाल सिंह जी ने दिया, जगमाल सिंह मुल्तान सिंह। मेरे को भंवर सिंह ठाकर साहब ने दूसरी शादी करवाई, मेरे बच्चे हुए। ये राजपूतों के संबंध के बिना तो किसी जाति के कोई काम सफल नहीं होता, मेरा मानना है। आपने भंवर सिंह जी ठाकुर का नाम लिया, ये कौन से? भंवर सिंह ठाकुर सोलंकी, सरूपानी, रामगढ़ परिवार। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे एक बताइए, ललित के पवार साहब थे, जी हाँ, इन्होंने कलाकार कॉलोनी बनाई जी। तो उनके बारे में आपकी कुछ याद है? पवार साहब जैसा तो कलेक्टर ना तो आया है ना आएगा। 86 में ललित के पवार साहब कलेक्टर जैसलमेर थे, और हम लोग, वो हालत क्या थी वो बता रहा हूँ। सुबह चिमे खां जी निकलते थे, नारायण निवास, बन्ना जी को एक भजन सुनाया। सत्यनारायण सिंह कलेक्टर थे उस टाइम, वहाँ गए, उनसे पहले ललित के पवार जी से पहले वहाँ गए, उनको सुनाया। फिर सोनाराम जी MES में थे, एक भजन उनको सुनाया। 10, 20, 50 रुपये मिले तो उसमें 5-5 रुपये करके हमने बांट लिए, और रोटियां फिर के खाते थे, हम लोग मांग के खाते थे। वो जमाना देखा, एक समय था वो। एक समय था। और पवार साहब जब से आए तो PM साहब का तो ऑर्डर था, राजीव जी का, और उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। अच्छा, जिनके छोटा हाथ था एक। हाँ, एक छोटा हाथ था। उनको बोला कलाकार आ रहे हैं, इनको कॉलोनी आवंटन की जाए। उन्होंने फट से कलेक्टर को फोन किया, बोला अब तो आदेश फटाफट करो, नक्शा बनवा के दो। जब हम रणथंभौर से जैसलमेर पहुंचे, तब तक पवार साहब तो ऐसे नेक आदमी थे कि हम 20 आदमी गए थे और 46 लोगों को प्लॉट बांट के दिए कलाकार कॉलोनी के रूप में। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, थोड़ा सा संवेदनशील है। जी, हमारा एक गांव है सत्तो म्याजलार, सत्तो में राजपूत क्षत्रिय रावड़ोत रहते हैं। वहाँ का एक कलाकार, उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है फिल्म बॉलीवुड में। राजस्थान में पहला आदमी है जो रेड कारपेट पे चला। रेड कारपेट पे चला है, चलो बहुत बढ़िया बात है, कला की कदर होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक छोटा सा एक एल्बम बनाई थी, उस पर विवाद हो गया था, उसके बारे में आपको पता है? जी, मुझे अच्छी तरह से। क्या था उसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये एल्बम तो देखो, ऐसे एक गाने बनते रहते हैं, लेकिन उसको सोचने और समझने की भी आदमी के पास बात होनी चाहिए कि ये क्या बना है। सिर्फ एक गाना था। नहीं, वो बनाने वाले का, कलाकार का क्या नाम था? बनाने वाला तो मम्मी का ही था। अच्छा। और वो जो दर्शाई गई लड़की थी जी, वो राजपूतों की दर्शाई गई थी। अच्छा। और वैसे एक तरीके से बात करें तो उनको भी राजपूत बनना था, या जो आप बना रहे थे उनको किसी अन्य जाति का लेना था। कि यहाँ का कल्चर पुराना है, हम राजपूतों को श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, तो हम उनके बराबर भी नहीं बैठते। लेकिन उसका मतलब नहीं कि हमारी इज्जत कम होगी। वो हमारे को अलग से फड़ासी देते, आप यहाँ बैठो, पहले आप खाओ, पहले आप ये रीति करो, पहले आप ढोल बजाओ, हमारे को बहुत सम्मान देते थे। लेकिन उसमें थोड़ी सी समझ के कारण से एक थोड़ा विवाद हो गया था। फिर मम्मी खां ने माफ़ी मांगी, हमने भी मांगी कि भाई देखो, ऐसा अगर आपको, ऐसी मंशा तो नहीं थी मम्मी खां की, लेकिन किसी कारण से कुछ बनाया और आपको अगर ठेस लगती तो हम उसको बंद करवा देंगे। हमारी परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। परंपराएं जीवित रहनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए, आपके अंदर जो जातीय व्यवस्था है, तो आपकी कौन कौन सी जातियां हैं, थोड़ा बता सकते हैं आप? बिल्कुल बताइए आप मुझे। देखिए, और जो जातियां हैं वो कौन कौन से राजपूतों से किस तरह से जुड़ी हुई है? भाई, राजपूतों से तो हर जाति हम जुड़ी हुई है। नहीं, जैसे आपने कहा कि हम हाँ, ये स्पेशल के बाद में तो जैसे देखो, जैसलमेर का राज है, गढ़ जैसलमेर है, किला जैसलमेर है। जैसलमेर राजपूतों के भाटी वंश के मंगनियार है डगा, जिनको कहते हैं डगा, जो आलम खाना हमारा, ठीक है, राज दरबारी, बिल्कुल, कल्लू की हटों का मंगनियार, कल्लू की हटों में जैसे हसन जी ने आपको देखा होगा, मुर्शद जी को भी देखा, लूने जी को, गुल्लू जी को मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा। जी, ये डगा मंगनियार है भाटियों की, राज दरबारी गादी की।
और भी डग्गों के खूब सारे गांव हैं, रावलतों के भी डग्गा है, और भी जगह डग्गा है। तो भाटियों का मतलब कुलवंशी। अब दूसरी बात ये कि उस टाइम हमारी पॉपुलेशन भी कम थी। जैसे हम सोलंकियों के हैं, तो उधर से आए हैं साथ में, आज 12 गाँव सोलंकियों के हम बने हुए, दूसरे की पागड़ी नहीं बांधते चाहे करोड़ों टप दे दे। लेकिन कुछ जातियाँ हमारे में ऐसी नहीं बनी थी, उस टाइम मंगनियार कम थे। तो आपके पास आए कि रेवंत सिंह जी यार आपके पास मंगनियार बहुत है, एक हमारे को भी दो। हमारे पास नहीं है ढोल बजाने वाला, हमारे घर में शादी ब्याह होते तो वो शादी जैसे नहीं लगते। तब एक आदमी हम हमारी जातियों में से उनमें से दिए। उसमें कई लोग हैं, सीधर है, देदड़ा है, हौसला है, कालेट है, बब्बी है, बाबर है, ऐसे बहुत सारी जातियाँ हैं। लेकिन 2-3 जातियाँ ऐसी है जो अपनी परंपरा और अपनी पगड़ी के साथ आज भी जैसलमेर में जीवित है, गान बजान करती है। मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन एक और करना चाहूँगा। कुछ जातियाँ आपको शादी ब्याह में नहीं ले जाती हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना था, क्या ऐसी भी कोई बात है क्या? देखो ये तो बातें तो खैर बहुत सारी है। छोटा सा छोटे शॉर्ट में कहते हैं ना, छोटे रूप में जी, छोटे रूप में तो ये है कि वो सुनार जो जाति है जी, वो हमारे को थोड़ा कम एक्सेप्ट